हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत इसके वानिकी चैप्टर के पार्ट 2 को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके नोट्स को पढ़ा था। आज हम लोग इसके प्रश्न कोश को पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है किनकी? तो इसका उत्तर है कीटों की। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियां लगभग 15 लाख में से लगभग 60% अर्थात 9 लाख आर्थ्रोपोडास संघ के हैं। जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जंतुओं की संख्या लगभग 4 लाख है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, वही कारण आर है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कूट। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अमीबा एक प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। अब अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो इसका उत्तर है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसका उत्तर है स्टारफिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन अर्थात मछली है? तो इसका उत्तर है कैटफिश। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक करे खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। वहीं कैटफिश वास्तविक मीन है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका उत्तर है समुद्री घोड़ा। सितारा मछली सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी
वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इसका उत्तर है समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो इसका उत्तर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीटर टन से भी अधिक हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका उत्तर है स्तनपायी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका उत्तर है व्हेल। अगला प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसका उत्तर है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो इसका उत्तर है एकिडना। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। आगे है, उड़ने वाला स्तनपायी है? तो इसका उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो इसका उत्तर है चमगादड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात केवल 1 और 3 अर्थात समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये दोनों जो हैं स्तनधारी हैं। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। अब अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सीटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इसके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो इसका उत्तर है स्तनपायी। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फिल्पर्स उपस्थित होते हैं। अब आगे है, निरशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ऑटर। उदबिलाव या ऑटर एक निरशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर बलवर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमय तापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोद इत्यादि। अब अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो इसका उत्तर जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमता होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसका उत्तर है लंगूर। कपी प्राणी जगत में होमोनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं, पहला हीन कपी, इसके अंतर्गत यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिवन, वहीं दूसरा महाकपी, यह बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपी है? तो इसका उत्तर है गिबन। गिबन हीन कपी की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कपी होते हैं जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरंग उटान बड़े आकार के कपी होते हैं तथा ये महाकपी की श्रेणी में आते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? तो इसका उत्तर है हिरन। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। अब अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात एक मृदु कवची। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती है, जिसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? तो इसका उत्तर है स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका उत्तर है केकड़ा। केकड़ा का वर्ग है मेलेकोस्टेका, वहीं बरूथी का वर्ग है एरेक्निडा। बिच्छू का वर्ग भी एरेक्निडा है और मकड़ी का वर्ग भी एरेक्निडा है। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। अब अगला प्रश्न है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है? तो इसका उत्तर है कुकुटोकी। व्हाइट लेग हॉर्न कुकुटोकी एक किस्म है। अब अगला प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? तो इसका उत्तर है मकड़ी वंशी। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं जबकि माइटस परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। अब अगला प्रश्न है, जुगनू होते हैं एक? तो इसका उत्तर है कीट। जुगनू या खरदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करने अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका
उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका उत्तर है मकड़ी। मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम एरिना का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती है। अनविकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़े अर्थात 6 पाद अर्थात पैर पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि इनके 8 पाद अर्थात पैर पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है कितने पैर? तो इसका उत्तर है 8 टांगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसका उत्तर है मकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो इसका उत्तर है तिलचट्टा का। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच में रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर में प्रत्येक खंड के स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। अब अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है? तो इसका उत्तर है फॉर्मिक अम्ल। चींटियां के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का अभाव होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणु नाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो इसका उत्तर है गौसमीर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसमीर रेशम कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही है बतलाइए। तो इसका उत्तर है बी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अर्थात फीता कृमि उभयलिंगी होते हैं, वहीं गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं और तीसरा फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। प्रश्नगत कथन 1, 2 एवं 3 सही हैं जबकि कथन 4 सही नहीं है क्योंकि गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इन परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो इसका उत्तर है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। अब अगला प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर डी अर्थात केवल 2 और 5 सही है। अर्थात केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकी पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी
फल फूलों का रस चूस सकती है। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं, अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो इसका उत्तर है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूल होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा यह एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इसका उत्तर है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र अर्थात वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो इसका उत्तर है कंगारू चूहा। अगला प्रश्न है, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? तो इसका उत्तर है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। अब अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है? तो इसका उत्तर है जंभिक दंत के। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़े प्रायः एक जोड़े बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। अब अगला प्रश्न है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है शैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोदभिद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो इसका उत्तर है घटपर्णी। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भरी पौधों के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधों में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका उत्तर है पत्ता। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पन्न फलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं। इसमें पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचन एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी है। यह गलत है। घटपर्णी या नेपेथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात घटपर्णी जलोद्भिद है। यह भी गलत है। घटपर्णी नेप्थिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। यह पौधे मुख्यतया शाक होते हैं और दलदल या अधिक नम स्थलों पर उगते हैं। जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतया जल निमग्न पौधों से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। अब अगला प्रश्न है, नेप्थिस खासियाना अर्थात घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं
आपातीय पौधा पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मेघालय में। नेप्थीज खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है तना से। अब अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रकंद। अगला प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ड्रूप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। अब अगला प्रश्न है, निम्न अधोमुखी उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो इसका उत्तर है शकरकंद। शकरकंद कॉवोल्वुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के परवर्त संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो इसका उत्तर है शकरकंद। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? तो इसका उत्तर है बी अदरक। तना आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रकंद के अंतर्गत अदरक आता है, स्तंभ कंद के अंतर्गत आलू, सल्क कंद के अंतर्गत लहसुन और धन कंद के अंतर्गत जिमीकंद सूरन आता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इसका उत्तर है आलू। आलू एक अंतभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधों का रूप ले लेती है। आलू है एक, तो इसका उत्तर है कंद। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इसका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं पाई जाती है। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती है जिनसे नए पौधों का विकास होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है? तो इसका उत्तर है कवक मूल। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचर है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। अब अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जंतु हैं? तो इसका उत्तर है सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। यहाँ एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को
नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। अब अगला प्रश्न है, मटर पौधा है तो इसका उत्तर है साग। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमज़ोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका उत्तर है गन्ना। गन्ना कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, लौंग है तो इसका उत्तर है बंद कलियाँ। लौंग बंद कलियाँ या पुष्प कलिका है, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिटेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका प्रयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है तो इसका उत्तर है लौंग। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है, जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है, लौंग है तो इसका उत्तर है सूखे फूल। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है तो इसका उत्तर है शुष्क पुष्प कली से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है बी अर्थात केसर बीज से प्राप्त होता है। यह गलत है। केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वास्तविक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल की स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका प्रयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहरा बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, केसर होता है सूखा मिश्रण तो इसका उत्तर है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है आलू एक मूल है। यह गलत है। आलू का खाने वाला भाग कंद अर्थात रूपांतरित तना होता है, न कि मूल, अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है। से सभी युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है तो इसका उत्तर है तना। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फल है तो इसका उत्तर है भिंडी। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। अब अगला प्रश्न है, पादप कली है तो इसका उत्तर है एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित पड़ों को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है तो इसका उत्तर है क्वेकर्स। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर्स
शुभन है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का है, पतली भित्ति वाला है तथा मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। आगे है लहसुन की अभिलांछनिक गंध का कारण है, तो इसका उत्तर है सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलांछनिक गंध का कारण गंधक यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो इसका उत्तर है सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड अर्थात एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर साइप्रोपेंटेथिलीन एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आँख में आंसू उत्पन्न करता है। अब अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका उत्तर है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो इसका उत्तर है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद का एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेइसिन के कारण होता है, जिसका सूत्र C18H27NO3 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।